नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग पॉलिटिव विषय का रिवीजन कर रहे हैं। आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वह न्यायपालिका को देखेंगे, जुडिशियरी। जुडिशियरी में सबसे ज्यादा प्रश्न जो देखा गया है पीवाईक्यू में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंतर्गत, उसमें आप देखेंगे तो सबसे अधिक जो प्रश्न आया है वो सर्वोच्च न्यायालय से यानी कि सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया है। इसके अलावा हाई कोर्ट से भी कुछ क्वेश्चन रहा है, अधीनस्थ अदालत से भी रहा है, तो यहां भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट से, तो यहां हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर किस वर्ष कौन सा प्रश्न पूछा गया है ये भी हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सीधे पहले प्रश्न की तरफ। क्या है पहला प्रश्न? और आप लोग अगर बीच में जवाब जानते चलते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे तत्परता से बचाते भी चलिए। ठीक है, अब चलिए ये प्रश्न पहले देख लीजिए। बीपीएससी में पूछा जा चुका है, री एग्जाम जो हुआ था प्रीलिम्स का 67वीं बीपीएससी 2022 में। सर्वोच्च न्यायालय एक, बस ये दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के संबंध में आपसे कुछ बातें कही गई है और कहा गया है कुछ स्टेटमेंट दे करके, क्या एक संघीय न्यायालय है, ये पूछा गया है। फिर मानव अधिकारों का क्या ये संरक्षक है, संविधान का अंतिम विवेचक है, क्या ये सिविल न्यायालय है। ये तमाम चीजें आपको यहां देखने को मिलेगा। और ई पूछा गया है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो अब यहां पर हम देखना शुरू करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। अब जहां तक आप देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय की बात, तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है निश्चित तौर पर एक संघीय न्यायालय के स्वरूप में आता है। तो चूंकि भारत का यह सर्वोच्च न्यायालय है तो जाहिर सी बात है ये सही है। मानव अधिकार का संरक्षक निश्चित तौर पर है। जब भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो फंडामेंटल राइट्स जो आप पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल 32 आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 तरह के रिट दिए गए हैं और इस 5 तरह के रिट जो दिए गए हैं इसमें से किसी भी अगर फंडामेंटल राइट्स का आपका हनन होता है तो आप इसके अकॉर्डिंग किसी भी रिट का इस्तेमाल करते हुए संबंधित जो भी रिट हो, सीधे आप कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन किया गया। और सुप्रीम कोर्ट यहां पर आपके फंडामेंटल राइट्स को बचाएगी, मानव अधिकारों का संरक्षण करते हुए नजर आएगी। खास करके अगर देखेंगे इसके अंतर्गत आर्टिकल 21 का जो विस्तार किया जा रहा है इस संबंध में और समझा जा सकता है, तो निश्चित तौर पर यह भी सही है। अब संविधान का अंतिम विवेचक कहने का तात्पर्य हो गया कि क्या संविधान का व्याख्या करने का अधिकार, संविधान को एक्सप्लेन करने का, डिफाइंड करने का अधिकार संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को ही दिया है। तो जवाब बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे इस प्रश्न में जैसा ई विकल्प में नजर आएगा कि कोई नहीं, तो कोई नहीं तो नहीं होगा, यहां पर एक और है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कुल मिलाकर के ये जवाब जो है दूसरा वाला खंड की वजह से ये सही हो गया। तो ई विकल्प के साथ हम जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपको देखने वाले हैं। इस बार का जो बीपीएससी होगा 72वीं का प्रीलिम्स, उसमें भी 5 तरह के विकल्प आपको मिलेंगे। पहले ही बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया है। हालांकि एक बात ध्यान रखना है कि ई विकल्प जो इस बार आपको देखने को मिलेगा वो इस तरह का नहीं होगा, यानी कि ऊपर दिए हुए चारों विकल्प में से अगर आप कोई जवाब नहीं देते हैं तो अभी तक क्या कर रहे थे आप? सर्कल को ब्लैंक छोड़ देते थे। इस बार ऐसा नहीं कर सकते आप। अगर आप ई को कलर करते हैं इसका तात्पर्य यह माना जाएगा कि आप कोई भी जवाब नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, निगेटिव से बचना चाहते हैं, लेकिन इस बार कलर करना पड़ेगा। आगे बढ़ जाएं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, इस बात को लेकर के चर्चा किया गया है। अब जैसा कि हमने चर्चा किया कि भारत का उच्चतम न्यायालय जो है भारत के संविधान के तहत एक सर्वोच्च न्यायिक निकाय है और संविधान के अनुच्छेद 124 में यह कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमने अपने संविधान को अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया। संविधान की जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो ये तीनों शब्द उसमें लिखे हुए हैं। कुल मिलाकर के जैसे ही हमने संविधान को आत्मार्पित कर दिया 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन से संविधान लागू होने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी अस्तित्व में आ गया। यानी कि भारत का उच्चतम न्यायालय जो है वह 26 जनवरी 1950 से ही देखेंगे एक तरह से अपना कामकाज करता हुआ समझ में आता है। हालांकि समय के साथ इसमें बहुत तरह की चीजें भी जुड़ती हुई चली गई। भारत का उच्चतम न्यायालय अगर देखा जाए वर्ष 1958 में तिलक मार्ग जो कि नई दिल्ली में है वहां पर स्थित एक जो अभी वर्तमान भवन भी है वहां पर स्थानांतरित हुआ
और वहां पर स्थानांतरित होने से पहले अगर देखा जाए तो पुराना जो संसद भवन है उसमें यह था। और यहां पर अगर देखा जाए तो 28 जनवरी 1950 ये महत्वपूर्ण दिन है। क्यों महत्वपूर्ण दिन है? क्योंकि इस दिन भारत के जो सुप्रीम कोर्ट रहा है, यानी कि संविधान को स्वीकार करने के बाद भारत लोकतांत्रिक गणराज्य बनता है, उसके ठीक 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया जाता है। अब दोनों बात को ध्यान से समझ लीजिए। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 इस दिन जैसे ही हमारा संविधान लागू होता है, हम गणतंत्र बनते हैं, उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आ जाता है। ठीक, अब दूसरा तारीख चलिए, दूसरा तारीख है 28 जनवरी 1950। इस तारीख को सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन होता है, उद्घाटन किया जाता है कि अस्तित्व में तो आ ही गया। अगर प्रश्न इस तरह का रहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को ये मान लेंगे, भारत के संविधान के लागू होने के साथ ही फिर हम इसे मान लेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यह भी प्रीलिम्स में पहले पूछा जा चुका है। तीसरा, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी विवाद में रहता है, यहां से प्रश्न लगातार बनते भी रहते हैं। ठीक है, अब चलिए, चूंकि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति वगैरह का प्रक्रिया है, यह हमेशा चर्चा का विषय रहता है। ठीक, अब चलिए, यहां दिया गया है, विकल्प के आधार पर समझिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? क्या वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकपाल और कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? इस तरह के विकल्प ज्यादा सही नहीं होते। यहां पर राष्ट्रपति के विषय में हम बात करते हुए नजर आएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) में चलेंगे तो उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे। ये कहा क्या गया है? 124(2). तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें प्रेसिडेंट के रोल की यहां पर चर्चा की गई है। ध्यान देना है कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के, राष्ट्रपति नियुक्ति तो करते हैं, लेकिन क्या राष्ट्रपति अपने मनमाफिक की नियुक्ति कर देते हैं? नहीं। फिर क्या होता है? कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर, कॉलेजियम सिस्टम की अनुशंसा जो होती है उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में और देश के तमाम हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो ये जो कॉलेजियम वाला रहा ना, मैंने कहा विवाद में रहता है, तो ये कॉलेजियम वाला इशू रहता है। 2017 में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। आगे कॉलेजियम पर हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख कर दे सकता है? ये भी 2018 में 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या क्या कहा गया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री, भारत के न्यायवादी और कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसमें होगा राष्ट्रपति। नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा, और अगर रिजिग्नेशन देना है तो वह किसको? वह भी राष्ट्रपति को है। ये ध्यान देना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? यह भी कई बार हो सकता है, पूछा जा सकता है। 2017 में पूछा गया और बीपीएससी में आप उम्मीद करते हैं कि इस तरह के फैक्ट आपको आ जाए। ठीक है, अब देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) चलेंगे तो उसमें इन तमाम चीजों को लेकर के बताया गया है। उसमें बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु होनी चाहिए वह 65 वर्ष होनी चाहिए। और जो उच्च न्यायालय हैं, यानी कि हाई कोर्ट की बात करेंगे, देश के तमाम हाई कोर्ट हैं, उसके जो जज होंगे वो 62 साल में रिटायर कर जाएंगे। तो 62 और 65, 65 साल किनके? सुप्रीम कोर्ट के, और 62 साल किनके? तमाम हाई कोर्ट जो हैं इनके देखने को मिलेगा। 2017 में पूछा जा चुका है, आपसे पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को। ठीक है, तो 65 साल, यानी कि सी विकल्प के साथ आप यहां पर चलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, छठे पर चले। हाँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, कॉलेजियम दिख गया ना, कॉलेजियम जैसा ही दिखा आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आते हैं और आपकी समझ अगर अच्छी है तो आप इसका आसानी से समाधान ढूंढ ले पाएंगे। और 69वीं बीपीएससी हाल ही में 2023 में पूछा, अच्छा प्रश्न है। और इसमें क्या किया गया था? 69वीं बीपीएससी, यहां पर देखिए, इसमें किया गया था कि यूपीएससी के पैटर्न पर प्रश्न पूछा गया है। देखिए यहां पर है ना, यूपीएससी में क्या होता है, इसी तरह के स्टेटमेंट 3-4 आपको उससे जुड़े हुए फैक्ट दिए जाएंगे स्टेटमेंट के रूप में, फिर पूछा जाएगा एक कमांड देकर के कौन सा सही या गलत है, और फिर 4 विकल्प। ये यूपीएससी का पैटर्न है। तो 69वीं में ध्यान रखिएगा, 69th में ये आपसे इसी पैटर्न में सारे प्रश्न पूछे गए थे। और तभी से जो हम लोग प्रिपरेशन करते हैं बीपीएससी का, तो हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि हम इस पैटर्न को भी फॉलो करें और फैक्चुअल पैटर्न को भी फॉलो कर लें।
चूंकि 69वीं के बाद 70वीं बीपीएससी 71वीं 72वीं में 71वीं तक देखा गया कि डायरेक्ट फैक्ट आने लग गया। क्या पता 72वीं में भी इस तरह की चीजें आ जाए या दोनों का मिक्स आ जाए। तो जो भी स्थिति हो आप उसके लिए तैयार रहिए। अब चलिए स्टेटमेंट पर क्या कहता है। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथन ढूंढना है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, ठीक है। 5 सदस्यीय और सीजेआई का नाम लिया है। उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। कॉलेजियम की व्यवस्था के अंतर्गत साथियों हम इस बात को लेकर के पढ़ते भी हैं कि कॉलेजियम में 5 जज होते हैं, जिसमें से एक अगर देखा जाए तो वह कौन होंगे, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 जो जज होंगे अन्य वो मोस्ट आप कह सकते हैं कि सीनियर जो जज होंगे। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए, 5 यहां पर हो गए। पहला स्टेटमेंट सही है। संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया था, नहीं, संसद ने कानून के द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ नहीं किया है। यह परंपराओं के द्वारा निर्णयों के आधार पर आएगा, अभी हम चर्चा करेंगे। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है, बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की चर्चा की गई, सही है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश पीएन भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी, नहीं, यह स्टेटमेंट गलत है। अब चलिए यहां पर सबसे पहले देखें कि कौन सा सही है पूछा गया है। तो सही हमारा है, पहला सही था, दूसरा गलत हो गया, तीसरा सही था और चौथा गलत हुआ, पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा ए विकल्प में यहां पर सही है। अब जरा सा इस कहानी को समझ लीजिए। सबसे पहली बात की गई है कि क्या कॉलेजियम प्रणाली में 5 जो सदस्य होते हैं वो होते हैं, बात है कि सही है, कॉलेजियम में 5 जज होंगे। इसके अलावा 5 में से जैसा मैंने समझाया कि एक सीजेआई होंगे और एक जो है 4 जो है सीनियर मोस्ट जज होंगे। 1981, अब 1981 में क्या होता है, फर्स्ट जज केस होता है। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट को ये पावर दिया जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज वगैरह की नियुक्ति करेंगे। तो किनके पावर को यहां पर सीज कर दिया गया, सीजेआई जो आगे चल के जिनको अभी पावर मिलता है इनके पावर को सीज कर दिया गया। तो दूसरा आ जाइए, दूसरा आता है 1993। 1993 में सेकेंड जज केस होता है और सेकेंड जज केस के दौरान ही कॉलेजियम सिस्टम अपने अस्तित्व में आ जाता है। सरकार की भूमिका को यहां पर सीमित की जाती है। यहां एक स्टेटमेंट भी ऐसा था ना, कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में यहां पर दिया गया है पीएन भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले उपलक्ष्य में, नहीं, यह फर्स्ट जज नहीं है, यह सेकेंड जज है, बस ध्यान रखिएगा, यह गलती था इसमें। तो 1993 में होता है लेकिन सेकेंड जज केसेस में इस बात को लेकर के शुरुआत की जाती है। और आगे चल करके जब देखेंगे 2 हो गया और तीसरा जब 1998 में यही मसला जाएगा। तो अभी जो वर्तमान स्वरूप आपको यहां दिख रहा है 5 जजेज का कि एक सीजेआई होंगे और 4 वरिष्ठतम जज होंगे, ये व्यवस्था 1998 से शुरू हुआ जो वर्तमान स्वरूप है। तो ये 3 चीज आपको ध्यान रहेगा ना, क्या है, पहला 81 में गवर्नमेंट को पावर दिया गया, सीजेआई की भूमिका खत्म। सेकेंड जज, ये फर्स्ट जज केस था, सेकेंड जज केस में क्या हुआ 1993 में क्या होता है कि कॉलेजियम प्रणाली आगे बढ़ता है, कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही जजों की नियुक्ति वगैरह की बात की जाती है सेकंड जज केस में। और थर्ड जज केस 1998 में होता है, क्या होता है, इसके अंतर्गत कहा जाता है कि कॉलेजियम प्रणाली जो होगा उसमें 5 जज होंगे, एक देश के मुख्य न्यायाधीश और 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश। ये 5 लोग मिलकर के जजों की नाम की सिफारिश करेंगे सरकार को और उसके आधार पर ही जज तय किए जाएंगे। कहां पर, सुप्रीम कोर्ट और देश के तमाम हाई कोर्ट में नियुक्ति के लिए या उनके स्थानांतरण के लिए यानी कि ट्रांसफर के लिए भी, ठीक है, प्रमोशन ट्रांसफर दोनों की बात की जाएगी। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, ए विकल्प के साथ 1 और 3 के साथ चलेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है और 69वीं में ये पूछा गया था 2023 में। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है, सुप्रीम कोर्ट से संबंध किसका है, ये आपसे पूछा गया है। और 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 का ये प्रश्न है। यहां पर जरा गौर कीजिए, विकल्प, ऐसे प्रश्नों के विकल्प पे जाइए। सर्वोच्च न्यायालय से क्या कॉलेजियम प्रणाली का है, क्या अपीलीय अधिकार क्षेत्र का सर्वोच्च न्यायालय से है, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या होता है, सीधे तौर पर मूल अधिकार से है, उपर्युक्त में से एक से अधिक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या कोई नहीं के साथ आप जाएंगे, ऐसे इसको हटा दीजिए, क्योंकि संबंध जरा देखिए यहां पर क्या है, अभी अभी चर्चा किया, सुप्रीम कोर्ट का संबंध क्या कॉलेजियम प्रणाली से है, बिल्कुल है, कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा ही जजों का ट्रांसफर वगैरह होता है, नियुक्ति होता है। अपीलीय अधिकार क्षेत्र होगा, बिल्कुल होगा।
इसके अलावा मूल अधिकार क्षेत्र होगा, बिल्कुल होगा। फंडामेंटल राइट्स के देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही है। आर्टिकल फिर से बोलिए क्या, 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो बताइए यहां पर इस तीनों का संबंध देखेंगे तो किससे है, सुप्रीम कोर्ट से है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक जवाब सही हुआ ना, तो किस विकल्प के साथ जाएंगे, डी के साथ, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया है और रिव्यू को लेकर के पूछा गया है। ओके, और ये 94 के बीपीएससी प्रीलिम्स में भी आया है। ठीक है, तो चलिए 4 यहां पर स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त होता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, कौन, सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालयों द्वारा निर्मित प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, कौन, सुप्रीम कोर्ट। किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, कौन, सुप्रीम कोर्ट। ये बातें कहेगी, एक बार फिर से देख लीजिए। राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण, जो बिल्कुल लग रहा है कि गलत हो गए उसको निकाल दीजिए यहां से, दोषारोपण की मामला यहां पर नहीं है। ठीक है, फिर आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है न्यायिक पुनरावलोकन के का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त होता है। क्या जितने सभी प्रकरण होंगे, नहीं, इस तरह के शब्द जहां लग जाए ना, सभी, केवल, तो थोड़ा सा ठहरना है, ऐसे प्रश्न गलत, स्टेटमेंट गलत होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, उच्च न्यायालयों द्वारा निर्मित प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, नहीं। फिर क्या होगा, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, क्या, बिल्कुल। राज्य ही नहीं, यहां तक भी समझिए, केंद्र या किसी भी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून यदि संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर खड़े नहीं उतरते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय उन्हें शून्य घोषित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, हाई कोर्ट भी करता है, और न्यायपालिका की यही अधिकारिता जो है न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यहां अवैध घोषित हो जाएगा। डी विकल्प के साथ हम लोग यहां पर चलेंगे। जैसे कहा गया ना कि भाई आर्टिकल 368, ये क्या है आर्टिकल 368, बताइए। संविधान संशोधन का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसको दिया गया, बताएंगे, देश की संसद को। कहा गया कि भाई आप अधिकार जितने भी हैं, आर्टिकल वगैरह संशोधन कीजिए, इवन फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान होगा कौन सा केस, केशवानंद भारती केस है ना, और उसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, 1973 के उस केस पे जाइए, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला दे दिया। कहा कि आप संशोधन कीजिए, आपके पास अधिकार है संसद के पास, लेकिन अगर संविधान सम्मत नहीं होता है, इस आर्टिकल का यूज करते हुए भी अगर आप संविधान का संशोधन करते हैं, जो कि आपको पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया है, तब भी हम क्या कर सकते हैं, आपके द्वारा लाए गए कानून को रद्द कर सकते हैं, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर का फॉलो नहीं करता है। तो कुल मिलाकर के ये एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट इसमें है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाएं। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है, अच्छा प्रश्न है, ये भी विचार करने लायक प्रश्न है, देखते हैं। क्या वो संविधान पर है, क्या वह नियमित कानून की उचित प्रक्रिया पर है, यह भी देखना है। क्या वह परंपरा पर है, क्या वह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर है। तो संविधान पर आधारित तो हो गया, न्याय प्रणाली निश्चित तौर पर। इसके अलावा परंपरा पर भी बहुत सारे कानून हैं। जैसे आप कहेंगे सर परंपरा पर कैसे, आप सिविल लॉज देखिए, जितने भी मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट, ये सब क्या है, ये सब में बहुत सारी बातें जो है वो परंपरा पर है। बहुत सारे धार्मिक रीति रिवाजों को फॉलो करके हमारे देश में कानून बना है, तो ये भी ठीक है। और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये तो कई सारे सही हो गए। तो ई में क्या है, कोई नहीं, और उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसके साथ जाइए। फिर हम ई के साथ चलेंगे। ठीक है, ये 2022 में पूछा गया है। पिछले 5-6 साल से बीपीएससी में अच्छा प्रश्न आने लगा है, पिछले साल को यदि छोड़ दें तो। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है, ये भी 2022 में री एग्जाम में पूछा गया है। अब न्यायिक पुनरावलोकन में समझ लीजिए, कानून की उचित प्रक्रिया को लेकर के बात किया गया है। ओके, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये ठीक लगता है। आगे देखते हैं। कानून का शासन नहीं, संसद द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं, इसको ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से कानून द्वारा हाँ स्थापित प्रक्रिया होगा, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन को लेकर के बात किया गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार ही कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया होता है, और इसके तहत न्यायालय परीक्षण करता है कि कोई विधि
संविधान द्वारा विधायिका को प्रदत्त शक्तियों के संगत रूप में है या नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 10 का बी ध्यान रखिएगा। 11वां, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। उच्च न्यायालय, ध्यान देना है, हाई कोर्ट की चर्चा की गई है और इसमें जो जजेस की संख्या होगी तो कौन करेगा? क्या वो संसद करेगा? क्या वो राष्ट्रपति करेंगे तय? ठीक है, क्या वो राज्य के मुख्यमंत्री करेंगे या फिर प्रधानमंत्री करेंगे? अब यहां पर समझते हैं। देखिए, प्रश्न में जो विकल्प दिए गए हैं उसके आधार पर इसको ढूंढना पड़ेगा। प्रश्न में राष्ट्रपति की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है। और अनुच्छेद 216 में जब चलेंगे, अनुच्छेद 216 कहता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय जो है वो मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश से मिलकर के बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझेंगे। तो इस तमाम जो विकल्प है उसके आधार पर आर्टिकल 216 का हम लोग हवाला देंगे, जिसमें हाईकोर्ट की चर्चा की गई है। इसके हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और बाकी न्यायाधीश की चर्चा करते हुए प्रेसिडेंट के नाम को शामिल किया गया है। तो फिर बी विकल्प के साथ हम लोग इसमें चलेंगे। ये 2023 में पूछा गया, 69वीं वाला में। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। 12, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। रिपीट है क्वेश्चन, देखिए किस तरह से रिपीट होता है। 2008 में था और फिर शायद 2020 या 22 में पूछा गया था। तो इस तरह के प्रश्न आपको मिलेगा, इसीलिए कहते हैं कि पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना चाहिए। उच्च न्यायालय भी है तब भी राष्ट्रपति के साथ, ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता इसमें नहीं है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद जो है 62 वर्ष तक पद पे रहता है। अगर वो चाहता है कि भैया हम पहले ही अपने उम्र से पहले रिजाइन देना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है हस्ताक्षर वगैरह करिए और राष्ट्रपति को भेज दीजिए। 217 एक ए में है ये, 217 एक ए आर्टिकल, ध्यान रखिएगा, यहां पर इसकी चर्चा की गई है तो आपके काम आएगा। ठीक, आगे बढ़ जाए। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि हमने सुप्रीम कोर्ट को लेकर के चर्चा किया, हाई कोर्ट्स को लेकर के चर्चा किया, अधीनस्थ अदालत को लेकर के चर्चा किया। ध्यान रखिएगा यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छे खासे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आपने खुद देखा कि कई प्रश्न जो है लगातार रिपीट हो रहे हैं, या तो डायरेक्ट प्रश्न रिपीट होगा या पिछले बार जो विकल्प था वो इस बार प्रश्न बन करके आएगा, या ऐसा हो सकता है कि उस टॉपिक से प्रश्न रिपीट कर दे। तो कुल मिलाकर के आपको पूरी तैयारी करके जाइए। छोटा टॉपिक है, बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत फैक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा। कॉलेजियम को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। और दूसरी बात, राष्ट्रपति की भूमिका कहां कहां है, हमने पीवाईक्यू में देखा है ना कि किस तरह से राष्ट्रपति कहां कहां इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के इशू में भी और हाई कोर्ट में भी। वो एंगल आपके लिए बहुत काम का आएगा। पीवाईक्यू एनालिसिस करने का केवल मतलब ये नहीं होता है कि प्रश्न का सही जवाब आपको पता हो जाए। आप तमाम तरह का एनालिसिस कीजिए कि कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है, नब्ज समझिए प्रश्न का। अगर आप ये कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।